जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहेल पटेल कल्पाक्षी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। तो देखो, हम पढ़ रहे थे 300 दिन का ये हार्ड चैलेंज है। इसके अंदर 300 क्वेश्चन हमें करना, 3000 क्वेश्चन हमें करना है। तो आज ज्योग्राफी का हम लेक्चर ले रहे हैं। तो देखो, पहला प्रश्न हमारे पास है कि अवसादी चट्टानों के बारे में क्या सत्य है। व्हाट इज ट्रू ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सबसे पहले दे रखा है ये परतदार होती है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर इनमें जीवाश्म होते हैं, तो ये परतधार है, तो इनमें क्या होता है, जो जीवाश्म जमा होता है तो जीवाश्म में भी होता है। वे परिवहन की गई चट्टानें, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कई जल निकायों में बनती है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो क्या आ जाएगा, दे आर लेयर्ड, दे कंटेन फोसिल्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड रॉक्स, मेनी ऑफ दिस आर फॉर्म इन वाटर बॉडीज। तो बिल्कुल चारों कथन क्या है, सत्य। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखितों का मिलान करिए। मतलब एक और हमें एक सूची दे रखी है और एक और हमें क्या दे रखा है, उनको हमें मिलान करना है। तो एक और हमें क्या दे रखी है, प्लगिंग। मतलब हमें ये दे रखी है कि किस वायु जल है, इनसे कौन सी आकृति बन रही है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है प्लगिंग, उसके सामने हवा, अपस्फीति, धारा, घर्षण का ग्लेशियर दे रखा है, वर्षण का ग्लेशियर, और ये घर्षण ना होके संघर्षण है। अगर आपका इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखोगे, अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो ये क्या है, देखो इसमें क्या दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। प्लगिंग, डिफ्लेशन, एब्रेशन का मतलब घर्षण होता है, एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब है संघर्षण। तो हमें क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो मिलान में क्या है कि देखो, जो प्लगिंग है, प्लगिंग का क्या आ जाएगा, ग्लेशियर आ जाएगा, क्योंकि जो चट्टानें खिसक के जाती है किसके कारण जाती है, ग्लेशियर पर। पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड। इसका क्या आंसर आ गया, मतलब इसका सी आंसर नहीं हो सकता है। फिर ये डिफ्लेशन, तो डिफ्लेशन किसके कारण आता है, विंड के कारण। विंड क्या करती है, जो बालू होती है हमारी, सैंड को क्या करती है, उड़ा के ले जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो देखो बी का फर्स्ट देखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये भी कट जाएगा हमारा और डी भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा बी आंसर। और हम देख लेते हैं एक एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण। तो घर्षण किसके कारण होता है, जल के द्वारा। जल जब अपने साथ, नदियां जब बहती है तो जल चट्टाने होती है, उनका क्या करता है, घर्षण करके क्या करता है, अपक्षय अपर्दन करता है। और एक होता है संघर्षण, मतलब पानी जब अपने साथ चट्टाने ले जाते हैं तो चट्टाने ही आपस में टकरा टकरा करके क्या करती है, टूट जाती है। इसको क्या बोलते हैं, चट्टानों के टूटने का आपसी संघर्षण ही क्या कहलाता है, घर्षण ही क्या कहलाता है, संघर्षण, एट्रीशन कहलाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारा बी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है कि चट्टानों के मलबे की जल धारण क्षमता निर्धारित करने वाला कारक है। जो चट्टान होता है, चट्टान के अंदर जो मलबा होता है, उसकी जो जल धारण क्षमता है वो कौन निर्धारित करता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि द फैक्टर डेट डिटरमाइंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक्स डेब्रिस इट्स, किसके कारण होती है, छिद्रता। बिल्कुल सही बात है, अगर छिद्रता होगी जब तो क्या होगा, उसके अंदर जल आएगा। उसकी बनावट, फिर क्या है दूसरा क्या है संरचना, और तीसरा क्या है बनावट, और चौथा क्या है पारगम्यता। तो क्या आंसर है इसका, एक, दो और तीन। क्या आंसर है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें पोरोसिटी भी होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी होना, टेक्सचर भी, परमिबिलिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमिबिलिटी के कारण क्या हो जाएगा, वो पानी ही निकल जाएगा उसका। अगला प्रश्न लिखते हैं हम, पुरानी तलछटी चट्टानों की प्रगति का अध्ययन निम्नलिखित के बारे में संकेत देता है। जो पुरानी तलछटी चट्टान होती जैसे कि ए स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक गिव एन इंडिकेशन अबाउट दी, किसके बारे में हमें इंडिकेशन देती है, जो पुरानी तलछटी चट्टाने औषधि चट्टाने कई परतों में जमती है, तो जो पुरानी चट्टान है वो क्या संकेत देती है हमें। तो क्या ऑप्शन है इसमें हमारे पास पृथ्वी की आयु के बारे में बताएगी क्या वो। इससे हमें पृथ्वी की आयु के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्या पता चलता है इससे, पिछली जो पर्यावरण परिस्थितियां रही उनकी के बारे में हमें पता चलेगा। क्योंकि जो पर्यावरण होगा, जैसे कि कार्बोनिफेरस युग में क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, और पृथ्वी का जब विभाजन हो, दो भाग में दो पेड़ अंदर दब गए, ऊपर से फिर से एक नई लेयर आ गई, तो उसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि कैसी पर्यावरणीय दशाएं थी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सेकंड क्या है सही है, और फर्स्ट क्या है गलत। पुरानी सभ्यता के बारे में पता चले, इससे सभ्यता के बारे में भी हमें पता नहीं चलेगा। और प्लेट गति की दिशा, इससे प्लेट गति की दिशा भी हमें पता नहीं चलती। क्या आ जाएगा आंसर, सिर्फ टू।
तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा डी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, यहाँ पे अरेंज नहीं किया है ठीक से। यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्परेचर फॉल्स, तापमान गिरता है। तो कहाँ पे तापमान गिरता है, जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, तो क्या करता है, तापमान गिरता है। तो कहाँ पे, क्षोभ मंडल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो देखो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या लेंगे हम, फिर ये रेडियो को परावर्तित करता है, जो रेडियो तरंग होती है उनको कौन परावर्तित करता है, तो जो आयन मंडल है, आयन मंडल में क्या होता है, जो रेडियो तरंग होती है उनको क्या कर देता है, वो फिर से वापस कर देता है। तो रेडियो तरंगों को वापस कौन कर देगा, आयन मंडल। तो आयन मंडल क्या आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो मैंने क्या बताया था, इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, और बी का फर्स्ट आ जाए तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड दे रखा है। तो टेम्परेचर फॉल्स कहाँ पे होगा, ये ट्रोपोस्फेयर में होगा। रिफ्लेक्शन रेडियो तरंगे, तो कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा इसका, आयन मंडल में होगा। कंटेन मोस्ट ऑफ द ओजन, ओजन परत कहाँ पे होगी, तो ट्रोपोपोज में होगी। और फॉल्स इन टेम्परेचर क्या है, तापमान में गिरावट, ये एक और बार दे रखा है। तो आप देख लीजिए, इसका सी आंसर इसका फर्स्ट आ जाएगा, तापमान में गिरावट क्या आ जाएगी, समतापमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक सूची दे रखी है और एक हमें क्या दे रखी है, एक और हमें क्या दे रखी है, हवाएं दे रखी है, और वो किस स्थान में चलती है हमें ये बताना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है। एक और हमें क्या दे रखी है, विंड दे रखी है, और वो विंड कहाँ पे चलती है ये हमें उनके नाम बताना है। तो जैसे कि पहला क्या है, सांता आनो, तो सांता आनो कहाँ पे चलती है, कैलिफोर्निया में चलती है। तो पहले का क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो देखो पहले का फोर्थ आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, और डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर क्या है, चिनूक, चिनूक क्या पे चलती है, ये जो रोकीज पर्वत श्रृंखला होती है वहां पे चलती है। तो रोकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे, तो चिनूक का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। फिर और भी देख लेते हैं, फोन जो है, फोन ये कहाँ पे चलती है, आल्प्स, ये कहाँ पे, यूरोप में। रोकीज कहाँ पे, यूएसए में। और जोंडा कहाँ पे चलेगी, अर्जेंटीना में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दे रखी है। तो यहाँ पे कुछ हमें लाइन दे रखी है, उनको इंग्लिश में हम उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं, जैसे उसने बोल रखा है तापमान, तो समान ताप वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसोबार। समान वर्षा वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, आइसो हाइट। ऐसे बस मिला लेना, जैसे आइसोबार किसको बोलेंगे, ताप को। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा। तो पहले का दूसरा देखो सब में दे रखा है। फिर दूसरा देख ले, आइसो हाइट, आइसो हाइट क्या आ जाएगी, वर्षा से संबंधित है। तो दूसरे का क्या आ जाएगा, तीसरा। दूसरे का क्या आ जाएगा, तीसरा। तो मतलब ए भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, और डी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर देखो आइसोथर्म, तो आइसोथर्म में क्या आ जाएगा, आइसोथर्म में क्या आ जाएगा हमारा, तापमान। तो तीसरे का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और आइसोसोहेल का क्या आ जाएगा, बर्फबारी। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, कौन सा गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोंगली मेज्ड। तो यहाँ पे देखो, टाइफून, टाइफून चीन, जो चक्रवात होते हैं उनको अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे टाइफून है, तो टाइफून कहाँ पे आएगा, चीन में। चीन में चक्रवात को क्या बोलते हैं, टाइफून। तो ए वाला सही है। फिर चक्रवात, क्या वेस्ट इंडीज में चक्रवात को चक्रवात बोलते हैं, नहीं, इसका अलग ही नाम होगा वेस्ट इंडीज में। जैसे अमेरिका में हम क्या बोलते हैं इसको, हेरिकेन इनके नाम से जाना जाता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हो, तो क्या बोला है, कौन सा गलत मिलान है, तो दूसरा वाला गलत मिलान है। फिर तूफान, हिंद महासागर में तूफान बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बवंडर ऑस्ट्रेलिया में, बवंडर ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको, हम विली विली बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 4 क्या है, गलत। तो 2 और 4 गलत है, तो क्या आ जाएगा हमारा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। गलत हमें मैच करना था। फिर अगला प्रश्न है, धूमकेतु की मुख्य विशेषता है, जो हमारी जो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। तो पहला क्या है, सार्वजनिक श्रम पर अत्यधिक निर्भरता है, सीधी सी बात है। वहाँ पे क्या कहते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है कौन करते हैं, जनजाति जो ट्राइब्स लोग होते हैं वो करते हैं। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे क्या करेंगे, शारीरिक श्रम पे ज्यादा बल दिया जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती उनके पास। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, ये भी बिल्कुल बात सही है। प्रति भूमि के माध्यम से खराब मिट्टी का उपयोग और रासायनिक उर्वरक का उपयोग, तो ये रासायनिक उपयोग का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये परंपरागत कृषि करते हैं। तो परंपरागत रूप से, तो ये हट जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन हट जाएगा, किसकी से हट जाएगा, देखो फर्स्ट से हट गया है, सेकंड से हट गया है, थर्ड से हट गया है। सिर्फ आंसर क्या बच गया हमारा, डी। ये तीनों ऊपर वाले सही है, चौथा क्या है, गलत। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास,
दोहरी फसल उगाना उन क्षेत्रों में आम बात है। कहाँ पे दोहरी फसल हम उगा सकते हैं? जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल होगी, वहीं पे तो हम दोहरी फसल उगा सकते हैं। क्या लिखा? डबल क्रॉपिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन एरिया हैविंग। तो कहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, अच्छी सिंचाई सुविधा है, सीधी सी बात है, जहाँ पे ये व्यवस्था होगी वहीं पे क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, फिर लंबे समय तक उगने वाली फसलें हैं, जहाँ पे टाइप टेम्परेचर ऐसा हो कि जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा फसलें कर सके। ऐसा नहीं है हम टुंड्रा टेगा प्रदेशों में कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे मौसम इतना खराब होता है। तो क्या आंसर है? तीनों बात है। जलोढ़ मिट्टी होना जरूरी नहीं है, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, परंतु डबल कृषि के लिए इंपोर्टेंट क्या है? अधिक वर्षा हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, लंबे समय तक उगने वाली फसलें हो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। चाय की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। चाय की खेती कहाँ पे की जाती है? ऐसे प्रदेशों में की जाती है जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हो, गर्मी वाला क्षेत्र हो, और जहाँ पे क्या हो, लगातार वर्षा हो। निश्चालन की प्रक्रिया ऐसी जगह पे क्या होती है? चाय की कृषि। अब देखो चाय की गर्म तापमान हो, बिल्कुल सही बात है, अधिक वर्षा भी होना चाहिए, अधिक अधिक ऊंचाई जरूरी नहीं है, ढलान वाली भूमि होना चाहिए। ढलान वाली भूमि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पानी ऊपर से गिरता है तुरंत बह के निकल जाना चाहिए। निश्चालन की प्रक्रिया होना चाहिए, ऐसी मिट्टी में चाय की कृषि की जा सकती है। तो क्या आ जाएगा? देखो ऊंचाई हो ये जरूरी नहीं है, ढलान वाली भूमि होना चाहिए। तो देखो तीसरा हटा देंगे तो पहला भी कट जाएगा हमारा, दूसरा भी हट जाएगा, और डी वाला भी हट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा हमारा? सी। इंग्लिश में आप देखते चलिए, समझते चलिए, कोई दिक्कत आए तो बताना मुझे। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें। एक सूची दे रखी है हमें और इसके सामने हमें मिलान करना है कि कौन सा अयस्क हमें किस जगह में, मतलब कौन सा अयस्क के किस धातु के कौन सी धातु का उससे निष्कर्षण किया जाता है। तो जैसे लिमोनाइट, तो आपने जैसे कि सोना आयरन पढ़ा होगा, लोहा पढ़ा होगा, उसके कहीं हम क्या पढ़ते हैं? अयस्क पढ़ते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। तो लिमोनाइट किसका आ जाएगा? लोहे का आ जाएगा। तो पहले का क्या आ जाएगा? थर्ड। तो देखो पहले का थर्ड देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी आंसर नहीं हो सकता और डी भी आंसर नहीं हो सकता है इसका। फिर क्या है देखो इसमें, मुझे चलो पायराइट नहीं पता, मुझे बॉक्साइट तो पता है। बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। तो सी का क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। तो सी का क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? बी। और देख लीजिए मोनोजाइट, मोनोजाइट किसका होता है? यूरेनियम का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पायराइट किसका आ जाएगा? तांबे का आ जाएगा। तो सी क्या है मेरा करेक्ट, सॉरी बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं हम, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2। यहाँ दे रखा है हवा के प्रकार कि कौन सी हवा कहाँ पे चलती है, और इधर दे रखा है वे क्षेत्र जहाँ पे वो पाई जाती है, जहाँ पे वो पवने जो होती है वो क्या करती है? चलती है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है ब्रिक फिल्टर। तो देखो आप ऐसे याद रखिए, सबसे अच्छे फिल्टर कहाँ पे होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऐसे याद रखिए ब्रिक फिल्टर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। तो पहले का क्या आ जाएगा? दूसरा। पहले का दूसरा आ जाएगा, मतलब सी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या है अगला? सिराको। तो सिराको कहाँ पे चलती है? ये आपको ये याद रखना है, सिराको कहाँ पे चलती है? भूमध्य सागर में। आपने देखा होगा अफ्रीका जो सहारा रेगिस्तान होता है उसके ऊपर से चलती है सिराको। इटली में क्या करती है? रक्त वर्षा करती है, क्योंकि अपने पानी वर्षा के साथ क्या करती है? बालू को भी गिराती है, इसलिए इसको रक्त वर्षा कहते हैं। तो सिराको कहाँ पे आ जाएगी? भूमध्य सागर में। तो इसका सी आंसर नहीं हो सकता। तो क्या आ जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का क्या आ जाएगा? तीसरा, और बक्स जो होगी ये कहाँ पे हो जाएगी? बक्स कहाँ पे हो जाएगी? ये अफ्रीका में। और नॉर्दर्न कहाँ हो जाएगी? कैलिफोर्निया में। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? बी आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम लेते हैं, नील नदी के बारे में क्या क्या सही है? ट्रू कथनों में बताना। नील नदी के बारे में, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? बिल्कुल नहीं बनाती। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कोई और नदी बनाती है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। फिर दुनिया की सबसे लंबी नदी, हाँ बिल्कुल सही बात है, नील नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर रेगिस्तान क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपजाऊ मिट्टी और पानी उपलब्ध कराती है, तो बिल्कुल सही बात है। इस नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। तो 2 और 3 क्या है? सही है। तो कहां पे आ जाएगा 2 और 3? तो सी मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 यहाँ दे रखी है हमें चोटियां, और यहाँ दे रखी श्रेणी। किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भारत की सारी चोटियां भारत की दे रखी। एक दे रखी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली की। तो पहले का क्या आ जाएगा? दूसरा। तो देखो पहले का दूसरा आ जाएगा, मतलब इसका डी आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या आएगा? डोडा बेटा। तो डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी? नीलगिरी सॉरी। बी का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। तो देखो बी का मतलब दूसरे का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा, मतलब मेरा क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। अनाई मुडी की सबसे ऊंची चोटी क्या? अनाईमलाई। और अनाईमलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। धूपगढ़ किसके आ जाएगा? सतपुड़ा। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं, भारत में फसलों की कम पैदावार का मुख्य कारण क्या है? जोतों का छोटा आकार, ये बिल्कुल सही बात है। भारत में जो फसल निम्न उत्पादन का कारण क्या है? जोतों का छोटा आकार। भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है? जोत क्या है? छोटे छोटे किसानों के पास।
फिर खेती के पारंपरिक तरीके, ये भी बहुत सारी जगह अभी भी क्या कहते हैं परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। किसानों में व्यापक निरक्षरता, ऐसा नहीं बोल सकते किसानों में बहुत ज्यादा निरक्षरता है, जागरूक सब है पर इनके पास क्या है टेक्नोलॉजी नहीं। और कृषि मशीनीकरण का निम्न स्तर, ये भी बिल्कुल सही बात, बस सिर्फ क्या गलत है, किसानों में व्यापक निरक्षरता है, ये नहीं है, किसान निरक्षर नहीं है, साक्षर है थोड़े, 100% नहीं है पर है साक्षर। तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या बोला है कि मुख्य कारण क्या है, तो पहला दूसरा और चौथा, इसका क्या आ जाएगा पहला दूसरा और चौथा, तो 20 का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, सी हट जाएगा बस। फिर अगला प्रश्न लेते हैं हम, निम्नलिखितों का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है हमें, और हमें इधर क्या दे रखी है भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थाएं और किससे संबंधित वो बताना। जैसे सेल है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किससे संबंधित है, स्टील से संबंधित है, तो पहले का क्या आ जाएगा दूसरा, तो पहले का क्या आ जाएगा दूसरा, मतलब सी आंसर मेरा नहीं हो सकता। फिर बाल्को, बाल्को का मतलब भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाएगा, तो बाल्को किससे संबंधित है, एल्यूमिनियम से संबंधित है, तो दूसरे का क्या आ जाएगा चौथा, तो दूसरे का चौथा आ जाएगा ए, मतलब मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें, एक सूची दे रखी है हमें और एक और दूसरी सूची, एक और हमें जनजाति दे रखी है और दूसरी ओर दे रखी है वो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो जैसे कि अब ये याद रखिए जो आदिवासी है, तो आदिवासी किसको हम मध्य प्रदेश में इनको आदिवासी बोलते हैं, देखो हिंदी भाषा का शब्द है आदिवासी, तो पहले का क्या आ जाएगा चौथा, देखो पहले का चौथा तो सब में दे रखा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर मोपला, मोपला कहाँ पे, आपने मोपला अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा आपने मोपला विद्रोह, ये केरल से संबंधित है, तो दूसरे का क्या आ जाएगा पहला, तो दूसरे का क्या आ जाएगा पहला, तो इसका मतलब क्या है मेरा ए आंसर नहीं हो सकता, मेरा डी आंसर नहीं हो सकता, बी या सी में से मेरा आंसर होगा। तीसरा क्या है टोडा, टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो सी का क्या आ जाएगा दूसरा, तो सी का दूसरा आ जाएगा, मतलब मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बी। आप इंग्लिश में देखते चलिए इनको, सिंपल से नाम है बस, ठीक है, क्योंकि क्या है इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा गलत होता है, इसलिए इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन हम देखते चल रहे हैं, इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा तो हम यहीं पे करेक्ट करते चलेंगे उसको। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें, अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या की घनत्व वितरण को कौन से कारक सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। भारत में अगर कोई जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है या जनसंख्या कहीं पे कम है तो इसका कारण हमें बताना है कि क्यों कम ज्यादा है। तो वर्षा की मात्रा, सीधी सी बात है, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहीं पे लोग ज्यादा रहेंगे क्योंकि वहीं पे कृषि कर सकते हैं। फिर मिट्टी की उर्वरकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। खनिजों को वितरण, खनिजों से क्या लेना था, मान लो कहीं लोहा पाया जाता है तो क्या मैं वहां पे रहने लगूंगा, कहीं पे मान लो सोना पाया जाता है क्या मैं वहां पे रहने लगूंगा। सबसे पहले मैं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, मूलभूत आवश्यकता क्या है मेरी, रोटी कपड़ा और मकान, ये पूरी होना चाहिए, उसके बाद देखी जाएगी दुनिया क्या है। तो क्या आ जाएगा इसका पहला और दूसरा था, खनिज नहीं आएगा, तीसरा आंसर नहीं आएगा मेरा, तो तीसरा हटा दूं मैं यहाँ से। फिर सांस्कृतिक कारक भी होते हैं घनत्व के, किंतु हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका सी। फिर अगला प्रश्न है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित हमें करना है। तो यहाँ पे हमें देखा, देखो अब ये प्रश्न हिंदी में कितना गड़बड़ दे रखा है, हम इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे। यहाँ पे देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको मतलब कर्क रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री, अब देखो यहाँ पे लिखा भी गलत है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, NL लिखते हैं, तो 23.5 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ, सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ है, ये एल हट गया है, करेक्ट कर लेना है इस आंसर को अब। तो पहले का क्या आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। फिर देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मकर रेखा, ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, तो देखो 23.5 डिग्री है, ये मिसप्रिंट हो गया लिखने में, तो 23.5 डिग्री साउथ आ जाएगा, साउथ लेटीट्यूड आ जाएगा, तो दूसरे का आंसर भी दूसरा ही है। तो देखो यहाँ पे मैच कर लीजिए, पहले का पहला दूसरे का दूसरा है, ऐसा ऑप्शन आ रहा है क्या, तो सीधी सी बात मेरा आंसर पहला ही हो जाएगा। और देख लेते हैं हम आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल किसको बोलेंगे हम, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और अंटार्कटिक सर्कल किसको पढ़ेंगे, 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को। आप पृथ्वी पे एक गोला बनाइए, ऐसा एक गोला बनाइए आप, और उसमें क्या करिए आप ऐसी रेखाएं खींच दीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, हमारे देश भारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है, 32 लाख है ना, 32 लाख करके 32 लाख करके, तो ये 3.28 मिलियन है, सीधी सी बात, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो इसको 10 का इंटू करोगे तो 32 लाख आ जाएगा, लगभग सेम है। फिर भारत का दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नहीं भारत दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में नहीं, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यही कथन मेरा क्या हो गया गलत। तो मुझे क्या करना है, इन कथनों में से सही है, तो क्या क्या गलत है, दूसरा वाला गलत हो गया मेरा, दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, पहला सही है। फिर तो क्या बोलेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड, ये एल जरूर लिखना आप, लेटीट्यूड। अक्षांश है भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट
ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूर्वी, लॉन्गिट्यूड पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन 2 गलत है मेरे पास, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ, केवल एक सही है, ये गलत बात है। 1 और 2, 2 तो गलत ही है, केवल 3 और 4 ये भी गलत है। डी आंसर मेरा सही है, पहला, थर्ड और चौथा ये क्या है, सही है। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, डी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं तो क्या विशेषता है उनकी, हमें ये बताना है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की क्या विशेषता है, पेड़ जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मौसम के साथ पर्णपाती है, क्योंकि वर्षा कम होती है, पौधे अगर जितनी ज्यादा पत्तियां होगी उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी उसकी, तो पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए वो अपनी पत्तियां क्या कर देता है, गिरा देता है। यही बात लिखी, देखो पेड़ जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में, शुष्क मौसम जैसे गर्मी में, बरसात में नहीं गिराएगी क्योंकि बरसात में बहुत ज्यादा पानी है, तो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ लकड़ी के पेड़, साल, सागौन और शीशम है, ये भी बिल्कुल सही, दृढ़ दृढ़ हो जाता है क्योंकि इनके अंदर क्या है, लेक्टोक नाम का एक रसायन रिलीज होता है। फिर क्या है अगला, बाघ, शेर, हथिनी और बंदर आम जानवर है, यहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, ये भारत की बात चल रही है, ये समझ लीजिए आप, ये सब पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये चार ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, हिंदी में हम इंग्लिश में देख लीजिए इसमें। यहाँ पे क्या दे रखा है, अर्जेंटीना, और उसके सामने क्या दे रखा है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में इसको किस नाम से जाना जाता है, पेम्पास के नाम से जाना जाता है, जैसे टीना के पप्पा, पंपास मतलब पप्पा। तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा, तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। देखो पहले का दूसरा मतलब मेरा बी आंसर भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, और डी भी आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ मैं एक ही ऑप्शन देख के पूरा आंसर लगा सकता हूँ इसमें। देखो कितने सही ऑप्शन सेट कर रखे हैं उसने। और भी देख लेते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, इसको डाउन बोलते हैं, या ऐसे भी देख लो, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, सीधे अफगानिस्तान से हार गई है वो। फिर देखो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसको हम प्रेरीज बोलते हैं, और साउथ अफ्रीका में इसको क्या बोलते हैं, वेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर 2-4 साल में रिपीट होता है, इसलिए स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, अब हिंदी वाले क्या करना, थोड़ा करेक्ट कर लेना है इसको। अगला प्रश्न हम लेते हैं, फिर वही वाला है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है, ओसिस एक संस्था है, तो ओसिस के बारे में क्या दे रखा है, देखो ये क्या है, ओसिस कहाँ पे, आप इधर इधर मैच करोगे आप, पहले का क्या आ जाएगा, पहले का सेकंड आ जाएगा, डिप्रेशन, कहाँ पे आ जाएगा, पानी के साथ अवसाद, ओसिस हो गया। फिर दूसरा क्या है इसमें, बी वाला ऑप्शन क्या है इसमें, ऑयल, तो ऑयल का क्या आ जाएगा, लीबिया, लीबिया में क्या है, ऑयल। और सी क्या है, गेंगरी, गेंगरी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्लेशियर। और बेडोस, बेडोस का क्या आ जाएगा, सहारा। इसका क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, डी। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ दे रखा है देखो संबंध क्षेत्र, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, वनों के प्रकार। इधर एक और क्या दे रखा है, कॉलम 1 में टाइप ऑफ फॉरेस्ट, मतलब वन के प्रकार दे रखा है, और एक और क्या दे रखा है, एरिया एसोसिएट, संबद्ध क्षेत्र, कि कौन से वन किस प्रकार, किस क्षेत्र से। जैसे ट्रॉपिकल वन है, तो ट्रॉपिकल वन कहाँ पे आ जाएंगे, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, जिसे हिंदी में आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यहाँ देखने में प्रॉब्लम आ रही है हिंदी में, आप इंग्लिश वर्जन इसका देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आएगा ये अंडमान निकोबार में आ जाएगा। तो पहले का क्या आ जाएगा, फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। देखो तो क्या आ जाएगा मेरा, बी आंसर नहीं हो सकता मेरा, और डी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या है, मानसून फॉरेस्ट, तो मानसून फॉरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पाए जाएंगे। मानसून जलवायु पाई जाती है भारत में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। फिर क्या है, सी, ये डी नहीं है, सी है। जो हमारे जो कटीले वन जो होते हैं, जिसको हम थोड़नी बुशेस बोलते हैं, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, सूखे वाले क्षेत्र, जैसे राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ पे पाए जाएंगे। सी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ये सी कर लीजिए आप यहाँ पे। और डी क्या है यहाँ पे, टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल मतलब ज्वारी वन, और ज्वार भाटा कहाँ पे आएगी, जो हमारा जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है, नदी वाला डेल्टा वाला क्षेत्र, तो डेल्टा वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ए।
अगला प्रश्न हम लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है टाइप ऑफ फॉरेस्ट और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रीज कि किस फॉरेस्ट में कौन से वन पाए जाते हैं। तो आपको ये मिलाना है। जैसे कि उसने दे रखा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन से वन पाए जाएंगे, तो ये कौन से वन पाए जाते हैं, यहाँ पे कीकर, बबूल, खजूर और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। नहीं, ये वाला वन पाया जाएगा, बांस और सिंकोना वाले वन पाए जाएंगे यहाँ पे। फिर अगला 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 ऑप्शन क्या है हमारे पास, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन था, तो वर्षा वन में क्या पाया जाएगा, बांस और सिंकोना। फिर अगला क्या था हमारे पास, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल रेन। फिर क्या अगला, ट्रॉपिकल डिसिडियस। यहाँ पे देख लीजिए आप, माउंटेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे क्या है, थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक उष्णकटिबंधीय वर्षा, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, तो बांस और सिंकोना। फिर अगला क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जैसे कि जहाँ पे वर्षा कम होगी वहां पे कौन से वन पाए जाएंगे, तो जो भारत में पाए जाते हैं, बबूल जो पाए जाते हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में देखो देखो कीकर, बबूल, खजूर आदि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो देखो ए का क्या आ जाएगा, सेकेंड, और बी का थर्ड। तो ए का सेकेंड आ जाएगा, मतलब ए आंसर नहीं हो सकता मेरा, डी आंसर नहीं हो सकता। क्या आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। तो मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। नीम, साल, सागौन ये वाले वन पाए जाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर जानवर को उनके निवास स्थान से मिलाइए और उनके अनुसार सही विकल्प चुनिए। मतलब जानवर दे रखा है और किस क्षेत्र में वो पाया जाता है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है एलिफेंट। तो एलिफेंट का क्या दे रखा है, फर्स्ट का एलिफेंट कहाँ पे पाया जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जिसे हम हमारे जो भारत में जो अधिकांश जलवायु पाई जाती है वो किसी जलवायु पाई जाती है, पर्णपाती वाली, मतलब जहाँ पे पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो हाथी है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो पहले का थर्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी भी नहीं होगा और सॉरी ए भी नहीं होगा, और क्या भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। या तो बी या डी में से मेरा कोई आंसर होगा। फिर अगला क्या है मेरे पास, बी वाला मैं देखूं, ऑप्शन ए वाला मैंने देख लिया, हाथी। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, सिल्वर फॉक्स। तो सिल्वर फॉक्स कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पे देखिए सिल्वर फॉक्स। तो सिल्वर फॉक्स कहाँ पे पाया जाएगा, ये मेडिटेरियन सी में ही पाया जाता है। फिर सी वाला आ जाएगा, तो वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो कहाँ पे पाया जाता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड में पाया जाता है। और डी वाला क्या है, हॉर्स। हॉर्स कहाँ पाया जाता है, कॉन्फिफेरस फॉरेस्ट या टेगा में पाया जाता है। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लेते हैं, रेगिस्तानों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए कि कौन सा रेगिस्तान किस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे गोबी का मरुस्थल है, तो कहाँ पे पाया जाता है, ये चीन और मंगोलिया में। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड। देखो पहले का थर्ड आ जाएगा, मतलब सी और डी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर क्या है, कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ पे पाया जाता है, ये नामीबिया और बोत्सवाना में पाया जाता है। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। बी का फोर्थ आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि बी का फोर्थ आ गया मेरे पास। सी का क्या आ जाएगा, जैसे अटाकामा। तो अटाकामा कहाँ पे पाया जाता है, चिली में पाया जाता है। और न्यूबियन या नामीबियन जो होगा ये कहाँ पे पाया जाएगा, सूडान और मिस्र में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाम को क्षेत्र के साथ मिलाइए और उनके अनुसार हमें क्रम में जमाना है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, ये प्रश्न हम पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं इसको। तो देखो यहाँ पे वेल्स। वेल्स कहाँ पे होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो वेल्स का क्या आ जाएगा, पहले का क्या आ जाएगा, डी। तो पहले का क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। तो मेरा आंसर बी भी नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, मेरा आंसर डी भी नहीं हो सकता। फिर डाउन। डाउन में भी कौन चल रही है, मैंने अभी बताया ऑस्ट्रेलिया की टीम डाउन में चल रही है। तो बी का क्या आ जाएगा, सी। बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ए। स्टेप्स। स्टेप्स कहाँ पे पाई जाती है, मध्य एशिया में। क्या बोलते हैं हम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ही क्या बोलते हैं, स्टेप्स। और ये प्रेरी जाएगा, ये क्या कहाँ पे होता है, उत्तरी अमेरिका में। तो रहेगा आपको करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, ए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। कौन कौन से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित में क्या है, एक तो रेंज, बड़े मवेशी फार्म को बोलते हैं, सही बात है, मेंज। फिर क्या अगला, बाइसन, अमेरिकी भैंस को बाइसन बोलते हैं, ये भी सही बात है। अल्फा अल्फा दवा, ये अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास होती है, और आपने अटलांटिक महासागर देखा होगा, तो वहां पे एक सारगेसो नाम का एक सागर पाया जाता है। ये सागर नहीं है, पर नाम पड़ गया क्योंकि घास पाई जाती है यहाँ पे एक मुलायम घास, इसी में अल्फा अल्फा घास भी पाई जाती है।
तो सी वाला मेरा गलत हो जाएगा। कंबाइन क्या, एक मशीन जो अकेली ही बो सकती है, हल चला सकती है और थ्रेशर के रूप में काम कर सकती है, मशीन का नाम है कंबाइन। बहुत सारी चीजों को मिला। थर्ड मेरा आंसर नहीं, बाकी सारे क्या है मेरे सही है। तो केवल एक और दो, केवल एक दो, एक दो और चार, केवल एक दो चार, केवल एक और दो और उपरोक्त सभी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक दो और चार, क्योंकि थर्ड वाला आंसर क्या आ जाएगा, हट जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। तो सवाना, सवाना जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रेरीज कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड, वेल्ड यूरोप में नहीं, ये गलत है। और डाउन कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब सी वाला आंसर क्या है, गलत। तो कौन सा युग्म सही है, तो थर्ड में हटा दूंगा, ये भी हटा सकता हूं मैं, ये भी हट गया। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सही कथन चुने। पृथ्वी की आंतरिक प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। आंतरिक गति होगी तो क्या होंगे, संरचना चेंज होगी। फिर समुद्री लहरें बहिर्जात बल के अंतर्गत आती, ये भी बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की अचानक गति के कारण भूकंप आते, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, डी। फिर सही कथनों पर अगला प्रश्न है, हमें क्या करना है, मैच करना है। अब देखो पृथ्वी की संरचना देर की सबसे ऊपर क्या होता है, सियाल होता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा, इधर देख लेते हैं हम, सियाल। तो रिमेन्स ऑफ द डेथ प्लांट्स एंड एनिमल ट्रेप्ड इन द रॉक्स। देखो सियाल दे रखा है, सीमा दे रखा है, निफे दे रखा है, और क्या दे रखा है, फोसिल। तो देखो जो फोसिल होगा वो क्या होगा, रिमेन्स ऑफ द डेथ प्लांट एंड एनिमल्स ट्रेप्ड इन रॉक। तो डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो देखो डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो मतलब पहला मेरा क्या आ जाएगा, ए मेरा क्या आ जाएगा आंसर। और भी देख सकते हो आप, सियोल क्या है, पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर है। तो कहाँ पे दे रखा है अपर मोस्ट लेयर, ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बी क्या है, सीमा, ये बीच वाली लेयर है। तो बीच वाली लेयर कहाँ पे लिखा है, लेयर लाइज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर, बिल्कुल सही बात है। फिर नीचे कहाँ पे आ जाएगा, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आ जाएगा। रहेगी बात आपको यार। सबसे पहले पृथ्वी बनाएंगे हम, सियाल आएगा, सीमा आएगा, और क्या आएगा, नीफे आएगा। बस उसके अनुसार आप अरेंज कर लीजिए, सारा ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमें क्या करना है, मैच करना है। तो जो बेसाल्ट चट्टान होती है, ये जो आग्नेय चट्टान है, जब ज्वालामुखी बाहर पृथ्वी के बाहर आके जम जाता है तो उससे क्या बनती है, बेसाल्ट चट्टान है। तो देखो कहीं ना कहीं लिखा है बेसाल्ट चट्टान के बारे में, क्या लिखा है, बहिर्जात आग्नेय चट्टान है, कैसी है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देखो ऑप्शन में देखो आप, सी और डी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर जो ग्रेनाइट चट्टान होती है, ये क्या होती है, जो आग्नेय चट्टान होती है, जब ज्वालामुखी अंदर से निकलता है और पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उससे क्या बनती है, ग्रेनाइट चट्टान है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्रूसिव आग्नेय रॉक। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, बी। और भी देख सकते हो आप, बलुआ पत्थर है, तो बलुआ पत्थर का क्या आ जाएगा, ये रूपांतरित चट्टान है। और संगमरमर क्या है, ये नहीं, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान, अवसादों के जमा होने के कारण बनी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन देख लिया आपने। अगला प्रश्न हम लेते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करिए, हमें मैच करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है जलप्रपात और देश दे रखा है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। तो देखो एंजल फॉल्स कहाँ पे, ये साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो पहले का थर्ड आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए आप, पहले का थर्ड कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है डी ऑप्शन में। फिर अगला क्या है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा। तो दूसरे का क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखा है, दूसरे का चौथा आएगा। देखो दूसरे का चौथा कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। देखो ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे एक एक दो बार तीन वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। और आगे हम मिला लेते हैं, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ आ जाएगा, अफ्रीका में आ जाएगा, सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और जोग फॉल्स क्या आ जाएगा, भारत में आ जाएगा। मतलब इनमें तीन ऑप्शन सही है, तो ए आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, पहले का तीसरा, ये याद रखिए आप। अगला हम प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे दे रखी देखो क्या दे रखा हमें, लैंड फॉर्म, और यहाँ पे दे रखा एक्सोडेनिक फोर्स। कौन से रूप बन रहे, किस फोर्स के कारण बन रहे, ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे दिखा है बाढ़ का मैदान। तो बाढ़ का मैदान किसके कारण बनेगा, नदी के कारण ही बनेगा। तो पहले का क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले का चौथा आ गया। फिर क्या है, देखो समुद्री चट्टान, तो समुद्र लहरें के कारण बनती है। तो बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो बी का फर्स्ट आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर। और भी देख सकता हूँ मैं, हिमोड आएगा, तो देखो नाम ही छुपा है, हिम से क्या आ जाएगा, ग्लेशियर आ जाएगा। और रेत के टीले कौन बनाएगी, हवाई बना सकती है। रेगिस्तान में आपने रेत के टीले देखे होंगे। फिर देखो सारा रेगिस्तान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सारा रेगिस्तान की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क होती है, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कैसी शुष्क,
तभी तो मरुस्थल है, बरसात नहीं हो रही। आकाश बादल रही तो साफ है, बिल्कुल होती है, साफ होता है। और क्या होता है ये आकाश कहाँ पे आकाश बादल रही तो साफ होते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट में आते हैं, उच्च वायुदाब पेटी में आते हैं, इसके कारण ही मरुस्थल बना हुआ है यहाँ पे। तो पहला और दूसरा क्या हो गया है, सही हो गया। यहाँ बहुत वर्षा होती है, तो बहुत वर्षा, अभी इस पे बाद में चर्चा करें। रातें बहुत ठंडी हो सकती है और तापमान 0 डिग्री के करीब भी हो सकता है। तो देखो इसमें क्या पूछा, हमें करेक्ट कथन पूछा है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखो क्या आएगा, पहला भी सही आएगा और दूसरा भी सही आएगा, पहला दूसरा। तो पहला दूसरा क्या आ जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, यहाँ बहुत वर्षा तो नहीं होती है, पर पहला दूसरा क्या है, सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिस्र में सहारा और नील घाटी में नखलिस्तान स्थायी आबादी का समर्थन करते हैं। आप इंग्लिश में देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, मैं हिंदी वाला वर्जन इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मिस प्रिंट है, तो वहां पे हम यहाँ कर लेंगे, देख के करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, नमक के व्यापार में ट्रक ऊँटों की जगह ले रहे। बिल्कुल सही बात। आज मॉडर्न युग हो गया, ऐसा नहीं पुराने समय के अनुसार के ऊँट ही क्या ले जा रहे हैं, नमक ले जा रहे हैं। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, वो ट्रकों को यूज कर रहे हैं। फिर अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में तेल की खोज लगातार सहारा रेगिस्तान को बदल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तेल खोजा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे लगातार इनका क्या हो रहा है, ये पूरा सहारा रेगिस्तान क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, सही है। तो कौन सा आ जाएगा, 1, 2 और 3, तीनों क्या है, सही है। अगला ऑप्शन लेते हैं हम, इसमें भी हमें मैच द कॉलम करना है। अब वो क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें कुछ खनिज दे रखे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनको उनके क्षेत्र के साथ हमें मिलाना है कि कौन सा देश किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रहा है। तो कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रहा है, तो पहले का क्या जाए, जैसे कोयला, तो कोयला कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। रूस में कोयला और रूस में तेल के, कोयले के, सोने के, हीरे के बहुत ज्यादा भंडार है। तो पहले का क्या गया, कोयला। और ऑप्शन देख लेंगे हम, तो देखो रूस आ गया। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, आप खुद बताइए मुझे। फारस की खाड़ी में होगा। जल ऊर्जा, तो जल ऊर्जा कहाँ पे आ जाएगी, ये नॉर्वे में सबसे ज्यादा जल ऊर्जा का विकास हो रहा है। और पवन ऊर्जा है दक्षिणी कैलिफोर्निया में आ जाएगी। तो कौन सा आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देखते चलिए। फिर अगला प्रश्न मेरे पास है, नदी घाटी परियोजनाओं को उनसे लाभान्वित होने वाले राज्यों से सम्मिलित करे और हमें मैच करना है। जैसे दामोदर घाटी है, तो आपको ये देखना है दामोदर घाटी नदी बहती कहाँ पे, ये झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल की हो जाती है। तो देखिए दामोदर घाटी कहाँ पे बहेगी, तो देखो बंगाल, बिहार और झारखंड। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो देखो पहले का फोर्थ आ जाएगा, मतलब बी और सी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। फिर मैं दूसरा ऑप्शन देख लूँ, चंबल नदी है, तो चंबल नदी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो बी का क्या आ जाएगा, सेकंड। बी का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सी का भी मैं देख सकता हूँ, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का लाभ कौन ले रहा है, चारों राज्य, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, चारों राज्य रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ गुजरात और क्या दे रखा है, राजस्थान ही दे रखा है। और अगला तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा कहाँ पे जाएगी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये तुंगभद्रा नदी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो तुंगभद्रा नदी को लेकर विवाद भी देखा हो, राक्षसी तकड़ी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला प्रश्न हमारे पास, हमें भी इसमें भी मैच करना है। जिसे हमें और क्या दे रखा है, खनिज दे रखे हैं, उनके सामने उनकी विशेषताएं दे रखी है। जैसे बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। देखो फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास, बी और सी। फिर देखो बी क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका है, इसके लोहे का, आपको पता है हेमेटाइट तो सर्वोत्तम गुणवत्ता लोहा है। ठीक है, ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला लोहा कौन है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद आता है हेमेटाइट। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम कि मैग्नेटाइट नहीं, मैग्नेटाइट होता है और लड़ने लगे हमने। जो ऑप्शन में दे रखा है उसको मैच करना है। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, करेक्ट सी आंसर आ जाएगा। अभ्रक क्या है, एक गैर धात्विक खनिज है। और टीन क्या आ जाएगा, मलेशिया में पाया जाता है। टीन सबसे ज्यादा मलेशिया में पाया जाता है, ये याद रखना आपको। फिर देखो अगला प्रश्न हमारे पास, फसलों को उनके लिए आवश्यक मिट्टी से मिलाइए और क्रम में हमें जमाना है। कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, ये हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, आप इंग्लिश देखते चलिए, मैं हिंदी में बता दूँ। जैसे चाय की फसल होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो चाय की फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, जहाँ पे ढलानी मृदा हो, चिकनी मिट्टी भी हो। तो क्या आ जाएगा इसमें, पहले का पहाड़ी ढलानी, जिसमें जलोढ़ मिट्टी हो। पहाड़ी ढलान होना बहुत जरूरी है चाय की मिट्टी के लिए। ऐसा क्षेत्र चाहिए जहाँ पे वर्षा भी बहुत ज्यादा हो और तापमान भी बहुत ज्यादा हो, किंतु पानी तुरंत बह के निकल जाए। तो ये सब पहाड़ी पे ही हो सकता है। तो चाय कहाँ पे होगी, पहाड़ी वाले क्षेत्र में। तो पहले का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फिर अगला मैं देखता हूँ, जैसे बाजरा वाले जो मृदा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाजरा वाला। कम उपजाऊ रेतीली मिट्टी, क्योंकि बाजरा सबसे ज्यादा आपने सुना होगा रेगिस्तान, मोटा अनाज है। मोटा अनाज कहाँ पे होता है, जहाँ कम वर्षा होती है,
कम फर्टाइल जो मृदा भी होती है वहां पे भी अच्छे से मोटे अनाज हो सकते हैं। इसलिए अभी वर्तमान में जो 2024 को मोटा अनाज वाला वर्ष घोषित करा गया है, ये याद रखना आपको। श्री अन्न भी बोला गया इनको। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाजरा वाला। कम उपजाऊ रेतीली मिट्टी में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी का थर्ड आ जाएगा। फिर चावल है, तो चावल के लिए क्या आ जाएगा, जलोढ़ मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी हो। जलोढ़ मिट्टी चिकनी मिट्टी मतलब चावल वहां होता है जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो जमीन है जहाँ पे जल भरा हुआ होता है वहां पे चावल होता है। चावल की खेती के लिए बहुत ज्यादा हमें जल की आवश्यकता होती है। कॉफी कहाँ पे होगी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी। अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी वही पहाड़ी वाली क्षेत्र की बात ही कर रहा है वो। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, इसमें भी देखो हमें मैच करना है। यहाँ पे खनिज दे रखा है, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है ये हमें बताना है। तो जैसे लोहा है, तो लोहा हमें कहाँ मिलेगा ये हमें बताना है। फिर देखो मैग्नीज है, चूना पत्थर और प्लेटिनियम है। तो लोहा कहाँ पे है, लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पे जाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो उत्तरी स्वीडन में। फिर मैग्नीज की हम बात करेंगे तो मैग्नीज कहाँ पाया जाएगा, जॉर्जिया में। चूना पत्थर की बात करेंगे, चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा, ये फ्रांस में। और प्लेटिनियम की बात करें तो कहाँ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, ये हमें बताना है। और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ताप विद्युत परियोजनाएं दे रखी है हमें, और यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमें, राज्य दे रखे। जैसे कलपक्कम ताप विद्युत केंद्र है, कहाँ पे, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है ये। फिर क्या है, तारापुर, तारापुर कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में तारापुर, ये उत्तर प्रदेश दे रखा है, यही क्या है, गलत है। तो सेकेंड वाला क्या है, गलत है। फिर राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है। केगा कहाँ पे, कर्नाटक में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ये पूछा हमसे कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो देखो एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें केवल 2 दे रखा हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही करेक्ट कर लीजिए, इसमें बता दो आप कि सही कौन सा है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा आप करेक्ट कर लेना, सही बताना है कि कौन सा युग सही सुमेलित है। तो पहला भी सही है, तीसरा चौथा, तो पहला तीसरा चौथा, तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं, जिसे यहाँ दे रखा है जल निकाय। जो जल निकाय है उसके अंदर कितना पानी है वो हमें बताना है। तो देखो हम ये प्रश्न बहुत ज्यादा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ ऑप्शन दे रखा है, जैसे महासागर, बर्फ की चोटियां, बर्फ की टोपियां, वायुमंडल और नदियां। तो सबसे ज्यादा जल कहाँ पे पाया जाएगा, महासागर में। तो महासागर में क्या आ जाएगा, 97.3%। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। देखो पहले का थर्ड आ गया, मतलब मेरा आंसर बी और डी नहीं हो सकता है, पहले या तीसरे में से मेरा कोई करेक्ट आंसर हो सकता है। फिर क्या है, बर्फ की टोपियां। महासागरों के बाद जो जल है वो यहाँ बर्फ की टोपियों में, जिसको हम ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है, वहीं भी देख लेना, आइस केप्स। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, बर्फ की टोपियां। अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा परसेंटेज दिखे उसको लगा, तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो बी का फोर्थ आ गया, मतलब ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा आप कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद क्या आएगा, वायुमंडल। तो वायुमंडल में भी जल पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। तो वायुमंडल का क्या आ जाएगा, 0.019। और नदियों में क्या आ जाएगा, 0.00। हम सोचते हैं नदियों में पानी ज्यादा है, जबकि वायुमंडल में उससे भी ज्यादा पानी है, क्योंकि वायुमंडल का पानी तो नदियों में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है। जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है उनके नाम याद करना। 3-4 नदियां उनके नाम याद कर लीजिए, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। 3-4 नदियां हैं, इनके नाम याद कर लीजिए। ऑप्शन में दे रखा महानदी, महानदी नहीं है, क्योंकि महानदी पूर्व की ओर बहती, बंगाल की खाड़ी। कृष्णा भी, सिर्फ नर्मदा है देखो इन चीजों में। तो नर्मदा क्या जाएगा, करेक्ट, केवल एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भूकंप के बारे में हमें बताना है। तो एक ही समय में भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। जब भी समान समय की बात करेगा तो होमो बोलेगा, और जब भी समान स्थानों की बात करेगा तो क्या बोलेगा, वो आइसो। ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना है आपको, शब्दों का ही खेल है बस। सिस्मल का मतलब होता है भूकंप, भूकंप का क्या करना है, अध्ययन को सिस्मल कहते हैं। ऐसे भी बात कर सकते हो। होमो का मतलब होता है समान समय, और जब समान स्थान की बात बोलेगा तो क्या बोलेगा, आइसो सिस्मल लाइन। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो समान समय की बात कर रहा है तो होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर नहीं, और ऊपर वाला पहला ऑप्शन क्या है, भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। नहीं, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र को ऊपरी केंद्र कहते हैं, उसको बोलते हैं भूकंप मूल, या भूकंप का फोकस भी कहते हैं। ये पहले वाला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, केवल 2 रहेगी बात आपको याद। अगला प्रश्न हम लेते हैं, जब सर्दियों के मध्य में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, तो आपको भारत का मैप बनाना, मान लो जैसे भारत का मैप बनाओगे आप, तो ये उत्तर पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है, सर्दियों की बात कर रहा है कि भाग पर एक कमजोर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, कमजोर वाला उच्च दाब होता है, क्योंकि ठंड में क्या होगा, वायुदाब अधिक होगा।
तो कमजोर वाला होता है। तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो उसने बोला है या इस उच्च दाब वाले क्षेत्र से तेज और शुष्क हवाएं बाहर की ओर चलेगी, सीधी सी बात है। वायु दाब अधिक होगा तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर क्या चलती है? पवनें चलती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा, ये भी बात सही है। दिन के समय झुलसाने वाली हवाएं जिसे स्थानीय रूप से लू कहते हैं, नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लू कब चलती है? मई जून में चलती है। और गरज के साथ मूसलाधार बारिश होती है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो 1 और 2 क्या है? सही है। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर? फर्स्ट। कितना सिंपल सा प्रश्न है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है क्या है कि इसको लू कहते हैं, तो हमें पता है लू गर्मी में चलती है, तो थर्ड ऑप्शन हटा दूंगा मैं। तो देखो बी भी नहीं हो सकता मेरा आंसर, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो क्या बच गया मेरे पास? ए आंसर बच गया। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या है? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कार्बन से कोई एसिड नहीं बनता है। तो पहला और दूसरा क्या आ जाएगा मेरा आंसर? तो ए मेरा क्या है? करेक्ट आंसर। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, जब बहुत गर्म और आर्द्र हवा, बहुत ज्यादा गर्म और आर्द्र मतलब जिसके अंदर क्या हो? जल, क्योंकि गर्म जल वायु में ही हवा आर्द्रता होगी। बहुत ठंडी हवा के द्रव्यमान पर ऊपर उठ रही हो तो निम्नलिखित में कौन सी घटना होगी? मतलब गर्म और आर्द्रता वाली वायु ऊपर है और नीचे क्या है? ठंडी जलवायु है, तो क्या होगा? तो देखो यही बोलना चाहता है, शांत मौसम होगा। और क्या होगा? बर्फबारी होगी, बिल्कुल बर्फबारी नहीं होगी क्योंकि गर्म जलवायु है। तूफान और चक्रवाती वर्षा होगी, तो तूफान और चक्रवाती तीव्र वर्षा और ओलावृष्टि होगी, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? पहला भी होगा और चौथा भी होगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? करेक्ट डी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन अधिकतर समताप मंडल में पाया जाता है, तो सीधी सी बात है, ओजोन कहाँ पे पाया जाएगा? समताप मंडल के सबसे जो निचली परत, निचला भाग होता है उसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत। फिर ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर स्थित है। अब इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि यहीं पे पाई जाती है कि कहीं और पाई जाती है। जो मुझे पता है वो हम क्या करते चले? करेक्ट। पहला तो सही बात है। फिर क्या है? ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी पर जमीन के लिए ओजोन परत का कोई महत्व नहीं, ये तो बिल्कुल गलत, बहुत ज्यादा महत्व है। तो क्या पूछा उसने? उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो चौथा ऑप्शन हट जाएगा मेरे पास, तो ये ऑप्शन डी तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। और क्या हट जाएगा मेरे पास? कोई महत्व नहीं हट गया। और क्या हट जाएगा? तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए और थर्ड, मतलब ए और थर्ड क्या आना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर? तो 1 और 3 किसमें? बी वाला ऑप्शन में है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और थर्ड, ये दोनों ज्यादा करेक्ट है। अब देखो ओजोन परत कहां से कहां पाई जाती है? समताप मंडल के सबसे नीचे वाले भाग में। तो समताप मंडल कहां से स्टार्ट हो जाता है? ये 16 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। 16 से 25 किलोमीटर के बीच में क्या पाई जाती है? ओजोन परत की सघनता अधिक होती है। वैसे तो ओजोन परत बहुत लंबी होती है, पर इसके बीच में इसकी सघनता क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला ऑप्शन में लेता हूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में ओजोन परत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या सूर्य की किरणों में पाए जाने वाली अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो बिल्कुल सही बात है। जो पराबैंगनी किरण है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए गंभीर खतरा है, बिल्कुल सही बात है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको CFC बोलते हैं हम, ये क्या करते हैं? हम जो रेफ्रिजरेटर है, हमारा AC है जो चलाते हैं, इससे निकलती है गैस, और ये गैस क्या करती है? ओजोन परत के अणु को, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के 10 लाख अणुओं को क्या कर देती है? विखंडित कर देती है। सोच सकते हो कितना नुकसानदायक। इसीलिए तो क्या करा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह ही हम क्या लेके आए? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC लेके आए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, किंतु इसका क्या है? इसकी अवगुण क्या है इसका? ये ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है। इस पे भी क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। यह बात समझ में आ गई आपको? पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो दोनों कथन क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरा? सी। अगला प्रश्न हम लेते हैं, भारत की लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? आयरन के ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। फेरिक ऑक्साइड की मात्रा के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर लाल मिट्टी में चूना, हुमस और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। भारत की जितनी भी मिट्टियां हैं, सिर्फ जलोढ़ मिट्टी को छोड़कर सब में ये कमी पाई जाए, हुमस की, पोटास की, इनकी सबकी, चुना पत्थर की सबकी क्या पाई जाएगी? कमी। सिर्फ क्या याद रखना? जलोढ़ मिट्टी को छोड़ के। इसीलिए तो हम क्या डालते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिट्टी में डालते हैं कि नहीं डालते हम? ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। फिर क्या है? वे छिद्र युक्त तो भुरभुरी संरचना वाली होती है, बिल्कुल सही बात है। लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? करेक्ट बी वाला आंसर आ जाएगा। पहला और तीसरा क्या है? सही है।
अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से समझाता है कि नदी का निचला भाग कभी कभी तलछट से क्यों भरा होता है। जो नदियां होती है, नदी का जो निचला वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग तलछट से भर जाता है, मतलब अवसादों से भर जाता है। क्यों भर जाता है वो पूछ रहा है हमसे, किस कारण में। तो नदी की घाटी उसके निचले भाग में सबसे चौड़ी होती है, सीधी सी बात है। नीचे नदियां अपर्दन कर करके क्या करती है, अपनी घाटियां बहुत बड़ी कर लेती है। तो घाटियां बड़ी होगी तो वेग क्या होगा, कम होगा। देखो ये भी बात सही है, नदी का वेग उसके निचले भाग में कम होता है, ये निचले भाग में वेग भी कम होता है। फिर डेल्टा कभी कभी नदी के निचले भाग में विकसित होता है। नदी का अधिकांश पानी निचले भाग में सिंचाई के लिए निकाला जाता है। ऐसा जरूरी है क्या नदी का जो सिंचाई के लिए नदी के निचले भाग का पानी निकाला जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमें क्या बताना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या आएगा, 1, 2 और 3 क्या है इसका सही कारण है, अवसादों के नीचे जमा होने का कारण। क्यों अवसाद नीचे भाग में जमा होते हैं। अगला हम प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय उद्यान भूमि और समुद्र तटों के संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है जहां लोक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है क्या। फिर अगला हमारे पास अभ्यारण्य विशेष प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व किसी विशेष जंगली जानवर के आवास से जुड़े होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो केवल सेकंड वाला सही है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये विशेष क्या होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे देखो लोक व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को लोग जो होते लकड़ी पकड़ी लेना या पूरी तरह से क्या होता है वर्जित। तो पहला ऑप्शन गलत है। ये जो अभ्यारण्य होता है इसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब यहाँ पे जो विशेष प्रजाति के जीव जंतु होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है, तो ये सही है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व में उसको पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, वहां के पेड़ पौधे भी और वहां के वन्य जीव दोनों को संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, बायोस्फीयर रिजर्व किसी विशेष जंगली जानवर के आवास से जुड़े होते नहीं, वहां की वनस्पतियों का भी संरक्षण किया जाता है। तो सिर्फ क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर बी। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर बी। फिर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में हवा में मौजूद जल वाष्प का आधा भाग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे होता है। मतलब वायुमंडल में जो जल वाष्प का आधा से अधिक भाग 100 मीटर मतलब 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही होता है, नहीं, क्योंकि क्षोभ मंडल कहां तक है आपको पता है, 9 से 10 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल की सीमा। तो वहां तक भी होता है क्षोभ मंडल में जल वाष्प की मात्रा। तो ये पहला ऑप्शन में क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर वायुमंडल में वर्षण योग्य जल की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दोनों कथन क्या है, गलत। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रति चक्रवातों की विशेषता बताता है। चक्रवात में क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो वायु जो होती है अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती है, तो ज्यादा से अधिक वायुदाब की ओर चलेगी हमने, और यहाँ पे क्या होगी, वर्षा होगी। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, यहाँ उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, तो वायु क्या होगी, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलेगी, तो हवाएं क्या होगी, फैलेगी, तो मानसून भी क्या होगा, साफ होगा। तो देखो प्रति चक्रवात कम दबाव वाली प्रणालियां है, नहीं, अधिक दबाव वाली प्रणालियां है, ये याद रहेगी आपको बात। फिर अगला क्या है, वे अपसारी वायु परिसंचरण की विशेषता रखते हैं। अपसारी का मतलब होता है वायु को फैलाता है, अपसारी का मतलब यही होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगला क्या है, वे शुष्क मौसम की स्थितियों के सूचक है। यहाँ पे क्या होता है, सूखा मौसम होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो हमें क्या है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या आएगा इसका, तो देखो ए तो गलत हो गया, 2 और 3 क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, रहेगी बात आपको याद। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों के स्तरीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लिखा सभी तूफान और बादल समताप मंडल तक ही सीमित होते हैं, तो समताप मंडल तक तो जाएगा ही नहीं है, कहां पे जाएगा, क्षोभ मंडल तक ही जाएगा, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। फिर देखो सीरस बादल, एक बादल के भी प्रकार होते हैं, तो इसमें एक बादल है सीरस प्रकार का एक बादल, तो सीरस बादल क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर बनते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल भी एक आइसोक्लिनिकल परत है, ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3, इसका डी आंसर आ जाएगा, 2 और 3, ए सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए क्या है, गलत। फिर निम्नलिखित में जो कौन सा कथन, ये एल नीनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है और आपको जरूर याद करना है, क्योंकि हर साल ये एल नीनो घटना आती है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। और भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश, तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है हर साल आपको ये पूछेंगे। ज्योग्राफी में भी प्रश्न आता है और इकोनॉमी में भी प्रश्न आता है, इसलिए एल नीनो को पढ़िए आप। एमपीपीएससी 2024 में भी ये प्रश्न एल नीनो का वाला आया था। ठीक है, एल नीनो के बारे में बताना है। तो यह अनियमित अंतराल पर होता है, सीधी सी बात, अनियमित अंतराल मतलब ये 2 से 7 साल के बीच में कभी भी आ सकता है, नियमित रूप से नहीं आता, हर साल नहीं आता है, 2 से 7 साल के बीच में एक बार आ जाएगा। यह घर में पानी
पानी ले जाता है, तो ये एल नीनो क्या है, गर्म जल धारा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर यह कम खारा पानी ले जाता है, अब ये तो हम बोल नहीं सकते कम खारा ले जाएगा, ज्यादा खारा ले जाएगा, जैसा भी ले जाएगा वो ले जाएगा। इसका वायुमंडलीय समतुल्य दक्षिणी दोलन है। क्या होगा, ये जब जलधारा ये दक्षिणी दोलन वाली, ये अफ्रीका वाला, अगर आप दक्षिण अमेरिका वाला मैप देखोगे तो यहाँ पे उत्पन्न होती है पेरू के तट पर, यहाँ से ये इधर चलती है, यहाँ पे क्या बन जाता है, दक्षिणी दोलन बन जाता है इसके समतुल्य, क्योंकि जो हमारा एटमोस्फेयर इसको क्या करेगा, समतुल्य करेगा ना तापमान को। तो ये तीनों कथन क्या है इसके, बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसकी जलवायु भूमध्य रेखीय है। क्या हमारा जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसकी जलवायु क्या भूमध्य रेखीय? जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ा होगा आपने तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन किस प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। फिर क्या है, यह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ ज्वालामुखी स्थित है, बिल्कुल सही बात है। आप कमेंट के माध्यम से उसका नाम बताइए, कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। फिर अगला क्या है, यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां मूंगा बिस्तर, मूंगा मतलब होता है मूंगा बेट, मूंगा चट्टान आपने पढ़ी होगा, तो मूंगा बिस्तर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप के अलावा भी भारत के जिसे लक्षद्वीप है यहाँ पे भी मूंगा चट्टाने पाई जाती है। तो क्या आएगा इसका, नीचे दिए कथन में कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें जो कथन अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें केवल 2 और 3 दे रखा है, आप एक बार जरूर याद करना है। इसकी जलवायु भूमध्य रेखीय, ये भी याद करना, फर्स्ट भी आ सकता है इसका आंसर, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। तो आप एक बार और करेक्ट कर लीजिए इस ऑप्शन को, क्या क्यों होती है, क्योंकि जो मूंगा बेट है ये अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला। फिर अगला प्रश्न है, सूचकों में क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पे दे रखी है, देखो क्षरण के कारण दे रखा है, देखो एजेंट्स ऑफ इरोजन, क्षरण किस कारण होता है, और यहाँ पे देखा है ट्रॉपिकल फीचर्स, किस क्षरण के कारण कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है रनिंग वाटर, जैसे बहता हुआ जल, तो बहता हुआ जल क्या बनाएगा, आप खुद बताइए मुझे, गोर्ज बनाएगा। आपने अगर नदी घाटी पढ़ा होगा तो वी आकर की घाटी बनती, फिर यू आकर की घाटी बनती है, और उसके भी छोटे बड़े रूप को क्या बोलते हैं, हम गोर्ज बोलते हैं। पहले का क्या आ जाएगा, फिफ्थ। तो क्या आंसर मेरा, क्या सी भी आंसर नहीं होगा मेरा, और डी भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर क्या है अगला, अगला है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का क्या आ जाएगा, सर्क। अगर आपने जो स्थलाकृतियां पढ़ी होगी, जिसे जल नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृति और वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उसमें आप पढ़ोगे तो ग्लेशियर के कारण क्या बनता है, सर्क। सर्क मतलब एक त्रिकोणीय आकृति होती है। दूसरे का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। फिर तीसरा क्या, विंड। तो विंड के कारण क्या बनता है, बरखान। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बरचान, बरचान नहीं है, बरखान है, बरखान बनता है। और अंडरग्राउंड वाटर के कारण क्या बनता है, डोलाइन। अलग अलग प्रकार की स्टेलेग्नाइट, स्टेलेमेग्नाइट, बहुत सारी प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, आप अच्छे से पढ़िए। हम प्रश्न का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन प्रश्नों को रटिए, आप सिर्फ इनसे ये देखिए किस प्रकार के प्रश्न बन रहे। आप सब्जेक्ट चुनिए कि क्या सब्जेक्ट बन गया हमसे, नदी द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी थी, ये हमें पढ़ना है। कभी भी प्रश्न आएगा हम बना सकते हैं, अगर ये प्रश्न आप पढ़ोगे तो कभी भी एग्जाम में रिपीट थोड़ी होगा ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, पृथ्वी की सतह को दोपहर 12 बजे अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती, लेकिन अधिकतम तापमान कभी भी दोपहर 12 बजे नहीं होता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है साइंस का ये, कि सबसे ज्यादा ऊर्जा तो 12 बजे प्राप्त हो रही है, किंतु 12 बजे तापमान हमेशा अधिक नहीं होता है। उसका कारण बताना, ऐसा क्यों है। तो देखो उसमें कारण दे रखा है यहाँ पे, सौर ऊर्जा को उष्मा में बदलने में कुछ समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं तुरंत ही गर्म कर देगा, कुछ तो टाइम लगेगा, ये बात बिल्कुल सही बोली उसने। फिर और क्या बोला उसने, पृथ्वी की सतह से दीर्घ तरंग, मतलब जब सूर्य से जो किरणें आती है उसको हम लघु तरंगे बोलते हैं, और पृथ्वी से टकरा के जाती है उसको हम दीर्घ तरंगे बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है, पृथ्वी की सतह से दीर्घ तरंग विकिरणों के माध्यम से ऊर्जा की हानि सूर्य से शाम 4 बजे प्राप्त ऊर्जा से अधिक होती है। सूर्य दिन में तो क्या होगा, ऊपर वाली ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और पृथ्वी से जाने वाली ऊर्जा का मान कम होगा, तभी तो तापमान अधिक होगा। अगर ऐसा होता ज्यादा चली जाती तो ठंडा ही हो जाती दिन में, ऐसा होता है कि गर्मी होती ना, ये कथन गलत है। फिर देखा, पृथ्वी द्वारा सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी द्वारा जो सौर विकिरण से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, शाम 4 बजे तक पृथ्वी की सतह से बाहर जाने वाली दीर्घ तरंग विकिरणों द्वारा खोई गई ऊर्जा से अधिक होती। बिल्कुल सही बात है ये, ऊपर से ऊर्जा ज्यादा आएगी, पृथ्वी से कम जाएगी, तभी तो तापमान अधिक होता है दिन के समय। तो पहला और तीसरा क्या है, सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, सी। अगला प्रश्न हम लेते हैं,
भारत में कवर किए गए वनों के आधार पर निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय वन समूहों को सबसे बड़े कवर क्षेत्र, मतलब भारत में जो वन कवर है कौन सा क्षेत्र कितना है, अलग अलग प्रकार के वन क्षेत्र हमारे पाए जाते हैं तो अलग अलग नाम है उनके, तो कौन सा क्षेत्र ज्यादा पाया जाता है उनको अवरोही क्रम में बताना, सबसे पहले ज्यादा कौन है फिर दूसरा कौन है। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, नम पर्णपाती, जिसे यहाँ लिखा है मोइस्ट डेसिडियस, सबसे ज्यादा क्षेत्र इसी का पाया जाता है। फिर क्या है, ड्राई डेसिडियस, मतलब क्या बोलते हैं शुष्क पर्णपाती वाले, मतलब सूखे क्षेत्र है। फिर उसके बाद क्या है, आर्द्र पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन, क्योंकि ये बहुत ही कम आर्द्र सदाबहार और अर्ध सदाबहार, ये सीधे क्रम में जब है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। आप इसको याद कर लीजिए, जब आप वनों को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य कथन बताना है। पृथ्वी जिस तल पर सूर्य के चारों ओर घूमती है उसके संबंध में अक्ष का कोण स्थिर नहीं रहता है, जरूरी थोड़ी है पृथ्वी सूर्य के, जैसे सूर्य इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही तो एक ही दिशा में लगाई, एक ही कोण पे, हो सकता है कभी पृथ्वी ऊपर हो कभी नीचे हो, पर सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही हो, चक्कर लगा रही है। ये पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा है, सूर्य द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की मात्रा वायुमंडल की पारदर्शिता के साथ बदलती रहती है। अब सूर्य जो ऊर्जा छोड़ता है, क्या वो ऊर्जा वायु की पारदर्शिता बदलेगी, क्या कांस्टेंट रहेगी, उससे वायु की पारदर्शिता को लेना देना ही नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सिर्फ 1। अगला प्रश्न है, सुनामी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब सुनामी आती है उससे संबंधित क्या दे रखे हैं, हमें प्रश्न दे रखे हैं। तो देखो क्या दे रखा है उसमें, जैसे जैसे सुनामी खुले समुद्र के गहरे पानी को छोड़कर उथले पानी की ओर बढ़ती है, गहरे समुद्र से जब हमारे तटों की ओर, जैसे हमारे बंदरगाह होते हैं जो तटीय क्षेत्र, वहां पे आएगी तो क्या होगा, ये पूछना चाहता है वो। गति काफी कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो सुनामी तरंगे होती है उसकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर अगला, तो गति बढ़ जाती है, सीधी सी बात ऊपर आएगी। फिर क्या है, वे बहुत अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सीधी बात। जब सुनामी तटों की ओर आएगी तो उसकी ऊंचाई और ज्यादा होगी, समुद्र में तो पता ही नहीं चलेगा सुनामी आई। अगर मान लो बीच समुद्र में खड़ो, हो सकता है आपके नीचे से सुनामी आके निकल भी जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि समुद्र इतना गहरा है। तट की ओर आएगी जब हमें पता चलेगा कि सुनामी है। तो वे बहुत अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है। फिर वे समुद्र में एक सौम्य उतार चढ़ाव के रूप में दिखाई दे, सौम्य मतलब ऊपर नीचे। तो कौन सा कथन कोड सही है इसमें, देखो बी, 2 और 3 क्या है, सही है। गति काफी कम हो जाती, गति काफी कम नहीं होगी, गति और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तटीय क्षेत्रों में रात के समय स्थलीय हवा समुद्र की ओर बहती है। तटीय क्षेत्र, जैसे भारत वाला ये क्षेत्र है, ये तो ये तटीय क्षेत्र हुआ। तो वो बोल रहे रात के समय क्या होता है, रात के समय आपको पता है कि समुद्र का तापमान ज्यादा होता है, पृथ्वी का तापमान कम होता है। जिसका तापमान कम होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पहुंचने चलती है। तो ये बोल रहा है रात के समय स्थलीय हवा समुद्र की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है। रात के समय क्या होती है, स्थल की ओर बहती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थल समीर बोलते, स्थल सेतु भी बोलते हैं इसको। फिर क्या है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय समुद्र के ऊपर की हवा स्थलीय हवा की तुलना में अधिक गर्म होती, ऊपर वाली जो हवा होगी गर्म होगी, जहां पे गर्मी होगी तभी तो हवा ऊपर जाके क्या होगी, वो ऊपर जाएगी। तो ऊपर वाली हवा क्या होगी, नीचे वाली हवा की तुलना में गर्म हो, तभी तो ऊपर है वो। गर्म चीज ऊपर होगी, ठंडी चीज नीचे होगी, कॉन्सेप्ट आप हमेशा अच्छे से याद रखें। तो निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। अरे सही है कि नहीं सही है, तभी तो ऐसा होगा। आपने स्थल समीर और समुद्र समीर जब पढ़ा होगा ना तब पूरा बताते हैं, इसमें घाटी समीर भी आ जाता है और क्या आता है, शिखर समीर, सेम सेम कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे दे रखा, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न दाब बेल्ट है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है, जो उत्तर भारत और पाकिस्तान पर संपर्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, बिल्कुल गलत बात है। जो ITCZ जिसको हम बोलते हैं, क्या है, पवनों का क्या है, बहुत सारी पवनें विभिन्न दिशाओं से आके यहाँ क्या करती, मिलती है। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विभिन्न दिशाओं से हवाओं के प्रभाव को आमंत्रित करता है, ये बात बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखो एक और हमें वन दे रखे हैं, किस प्रकार के वृक्ष पेड़ हमें किस प्रकार के वन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो बताने हमें। देखो किस प्रकार के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो आप इधर इंग्लिश वाला देखिए, जैसे महोगनी है, तो महोगनी कहाँ पे पाया जाता है आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। जैसे आप ये देखोगे ना भूमध्य रेखा के पास में जो जलवायु पाई जाती है वहां पे कौन से वन पाए जाते हैं, महोगनी। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। फिर देखो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, शीशम। तो देखो शीशम को आपने पढ़ा होगा, शीशम हमारे भारत में भी देखने को अभी आपने आस पड़ोस में देखा होगा, तो शीशम का पेड़ पाया जाता है। तो भारत में जैसे कमी वर्षा होती है तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट।
तो क्या आ जाएगा दूसरे का फर्स्ट, तो देखो यहाँ पे देखो दूसरे का फर्स्ट आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। और देख सकते हो आप, और क्या है, जैसे नीलगिरी इसमें लिखा है, इसमें लिखा है यूकोलास्टिपरस, तो देखो नीलगिरी वाले वन कहाँ पे पाए जाएंगे, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि चोटियों पे पाए जाते ऊपर पाए जाएंगे तो क्या होगा वहां पे ठंडा होगा। और यहाँ क्या है सिट्रस फूल, मतलब क्या है यहाँ पे खट्टे फल, खट्टे फल कहाँ पे पाए जाते हैं भूमध्य रेखा में, मेडिटेरियन जलवायु में पाए जाते हैं। ये आपको जरूर याद करना है क्योंकि एमपी पे जितनी भी आप एग्जाम पढ़ोगे उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, खट्टे फल कहाँ पाए जाते हैं भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में। इसीलिए आप देखोगे फ्रांस इटली में यहाँ सबसे ज्यादा फल होते हैं, अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुटुंबों से सही उत्तर चुने। तो एक कथन में दे रखा है डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ही होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही, इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में क्या हो मुक्त व्यापार हो, मतलब कोई भी देश किसी के व्यापार पर कोई प्रतिबंध ना लगाए। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली उसने। फिर बोला यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का निष्पक्ष प्रबंधन नहीं करता है, ये बात क्या है बिल्कुल सही है, निष्पक्ष प्रबंधन नहीं करता है, क्योंकि ये जो डब्ल्यूटीओ है जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को उन पर क्या है प्रभाव है, अमेरिका यूरोप इन देशों का क्या है प्रभाव, तो ये उनकी नीति के अनुसार काम करते हैं और ये संस्थाएं उन्हीं देशों ने स्थापित करी है, तो सीधी सी बात है उन्हीं का क्या होगा इन पे प्रभाव होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, एक भी सही है दो भी सही है। ठीक है, तो बी इसका क्या है करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, सीधी सी बात है, निष्पक्ष प्रबंधन नहीं करेगा तो ऊपर वाली बात कैसे सही होगी। फिर अगला प्रश्न है वाणिज्यिक डेयरी फार्म की मुख्य विशेषता है, जिसे बड़े स्तर पर आपको अगर डेयरी फार्म करना है तो क्या होना चाहिए, या पूंजी गहन है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपको वाणिज्यिक स्तर पर कोई भी काम करना है तो आपके पास पूंजी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी आप उसका प्रोडक्शन ज्यादा ले पाओगे। भारत में सबसे ज्यादा कमी इसी की, क्योंकि भारत के पास कैपिटल बहुत कम है लोगों के पास, इसलिए भी बड़े बड़े धंधे नहीं कर पाते लोग। तो या पूंजी गहन है, बिल्कुल सही बात है, या श्रम गहन है, क्योंकि यहाँ पे श्रम भी बहुत ज्यादा लगेगा। कोई भी चीज गहन है मतलब वहां पूंजी भी ज्यादा लगेगी, तकनीक भी ज्यादा लगेगी, लोग भी ज्यादा लगेगी, उत्पादन भी ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। या अत्यधिक उत्पादक है, सीधी सी बात है, ज्यादा पूंजी लगाएंगे ज्यादा श्रम ज्यादा सब कुछ सब। या अत्यधिक वाणिज्यिक है, सीधी सी बात है, चार ऑप्शन क्या आ जाएंगे इसमें सही, 1 2 3 4 क्या आ जाएंगे सही। फिर देखो अगला प्रश्न हम लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक और हमें क्या दे रखी तेल रिफाइनरी, कौन से तेल रिफाइन वाले क्षेत्र किस देश में, तो आपको ये पता होगा जो अबादान है, अबादान कहां पे है, ये अबादान कहां पे ईरान में। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, पहले का दूसरा आ जाएगा, देखो तो मेरा आंसर सी और डी नहीं हो सकता है। फिर क्या आ जाएगा हाइफा, हाइफा कहां पे रही है, सऊदी अरेबिया में, ये हाइफा, हाइफा देखो आप। फिर अगला कहां पे किरकुक, किरकुक कहां पे इराक में, तो तीसरे का क्या आ जाएगा चौथा ओरास तनावरा कहां पे, ये इजराइल में। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी सम्मिलित करना है। यहाँ पे हमें खनिज दे रखी है, कौन सा खनिज किस का क्षेत्र, कौन सा इंपोर्टेंट क्षेत्र है, देखो यहाँ पे लिखा उत्पादन क्षेत्र, एरिया ऑफ प्रोडक्शन है। तो देखो ऑप्शन में अगर आप पढ़ोगे, जैसे पहला ऑप्शन क्या है ए में देखो तो क्या दे रखा है, फिर कोयला सोना लोहा एस और पेट्रोलियम किस क्षेत्र में पाए जाएंगे आपको वो बताना है। तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा, ये तो ये आपको याद करना है क्रीवोई रोग में पाया जाएगा। फिर दूसरा आपको याद रखना सोना सबसे ज्यादा क्या होगा हाईलैंड में होगा, और लोएस्ट कहाँ पे पाया जाएगा ये करगांडा बेसिन में, और पेट्रोलियम सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे पेट्रोलियम कहाँ पे होगा तो क्या होगा क्रिवोई रोग में। ठीक है दोस्तों, तो सी इसका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पे खनिज दे रखा है और यहाँ पे क्या घटना नहीं है, ये मतलब वो खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये घटना नहीं ऑकरेंस मतलब कहाँ पे वो पाया जाता है। तो देखो कोयला है तो आपको ये बताना है कोयला कहाँ पे, तो कोयला कहाँ पे पाया जाता है आपको ये बताना है। तो मौसम्बी ये अमेरिका में क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया लोहा हो गया तांबा हो गया सोना हो गया। या आप जब भारत का भूगोल विश्व का जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसके अंदर खनिजों का वितरण पढ़ते हैं सारे क्षेत्र ये। तो कोयला कहाँ पे पाया जाएगा मौसम्बी में। फिर क्या है यहाँ पे तांबा है, इसका नाम है बिस्की में, और लोहा है इसका काम है कहाँ पे आ जाएगा ये बाकू में, और पेट्रोलियम कहाँ पे आ जाएगा वेस्ट फेलिया में। तो सी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखो अगला प्रश्न देश दे रखा है और किस देश में कौन सा कोयला क्षेत्र है, मतलब सिर्फ कोयले की बात करिए, जैसे चीन, तो चीन में क्या है ये सेंची जिसे आ जाए सेंची वाले सब, तो आपको पता चल जाएगा चीन वाले। तो पहले का क्या आ जाएगा तीसरा आ जाएगा,
फिर क्या है, देखो जर्मनी, जर्मनी में आपने पढ़ा हो सार क्षेत्र, जैसे आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा होगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम सब ये पढ़ते हैं सार वाले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ते हैं ना, तो ये क्षेत्र सारे पढ़ते हैं। लॉरेंस ने सार क्षेत्र ये सब जर्मनी से फ्रांस ने ले लिए थे, उसी के कारण सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो चीन का क्या आ जाएगा, सेंशी। तो पहले का क्या आ जाएगा, देखो थर्ड आ गया, तो मेरा ए और डी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर क्या है, देखो जर्मनी, जर्मनी का क्या आ जाएगा सार, दूसरे का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। फिर देखो यूक्रेन, यूक्रेन में, यूक्रेन का कौन सा, डोनेट्स बेसिन, ये डोनेट्स और क्षेत्र को लेकर तो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और यूएसए में क्या जाएगा, पेंसिल्वेनिया, ये पेंसिल्वेनिया ऐसी जगह है जहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। फिर देखो अगला प्रश्न है यहाँ पे, खनिज और अग्रणी उत्पादक क्षेत्र, किस देश से सबसे ज्यादा खनिजों का उत्पादन होता है, किस प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। तो देखो यहाँ पे देखो टीन, मैंने अभी बताया था टीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, मलेशिया। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो बी और डी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। थोरियम, सबसे ज्यादा थोरियम भारत में ही होता है, ये याद रखना आपको। बी का क्या आ जाएगा, बी। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, मेरा सी आंसर आ जाएगा। देखो बी और डी नहीं हो सकता, मेरा आंसर क्या होगा, ए और सी में से। तो दूसरे का आंसर, थोरियम कहाँ पाया जाएगा, भारत में। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा कनाडा में। और तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, जाम्बिया में। ठीक है, मिल गया आंसर आपको। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है, एक कथन दे रखा है हमें कि नया आर्थिक भूगोल 21वीं सदी की स्थानीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। स्थानीय, जो नया आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल का मतलब कौन सा आर्थिक भूगोल, स्थानीय अर्थव्यवस्था संबंधित नहीं है, ग्लोबलाइज है पूरा। ठीक है। फिर दूसरा है, ये नई आर्थिक चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो क्या आ जाएगा इसका, ए असत्य लेकिन आर क्या है, सत्य। बिल्कुल सही बात है। ए क्या है, असत्य, क्योंकि ग्लोबलाइज हो गया है। और वर्तमान में क्या करते हैं हम, जो भी आर्थिक चुनौतियां उसका सामना करने का प्रयास कर रहे हैं। कि वर्तमान में आपने देखा WTO, ये संस्था, विपो, ये सारी संस्थाएं क्या करती है, यही का है। ट्रिप्स ट्रिम्स क्या है, यही तो है समस्या है आर्थिक भूगोल को सुधारने के लिए। तो ए क्या है, गलत है, लेकिन आर क्या है, सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। वाणिज्यिक मछली पकड़ने का उद्योग समशीतोष्ण क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो वाणिज्यिक उद्योग मतलब जहां पे बहुत ज्यादा मछलियों का क्या करते हैं, पकड़ते हो, उत्पादन करते हैं। तो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो मछलियों के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा हो। तो अगर आपने विश्व का भूगोल पढ़ा होगा और उसमें जलधाराएं पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, वहां पे सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र पे ही क्या होता है, सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। तो ऐसा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, बैंक है, शेल्फ बने हुए हैं यहाँ पे तटों में। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा कारण क्या देखा, इन समशीतोष्ण क्षेत्र में महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों का व्यापक विस्तार और अनुकूल जलवायु, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों क्या है, सत्य। और आर क्या है, ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। फिर अगला प्रश्न है, हमें सूची को मिलाना है। जिसे मैंने बताया टीन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मलेशिया में। तो पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी आ गया। एक में ही आंसर आ गया। फिर देखो चांदी, सबसे ज्यादा चांदी होती है मैक्सिको में। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा चांदी कहाँ पे होती है, मैक्सिको में। अभ्रक कहाँ पे होगा, भारत में। और तांबा कहाँ पे होगा, जाम्बिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का उदाहरण नहीं, स्थानांतरित कृषि का उदाहरण नहीं, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या है, देखो आपने फजेंडा और पोंडा तो आपने पढ़ा होगा, ये भारत में होती है पोंडा। और फजेंडा कहाँ होती है, अफ्रीका में। तो ये तो होती है 3 और 4 तो होती है, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, ये 4 भी हट गया। तो क्या ऑप्शन बच गया मेरे पास, ए। मतलब लदांग और हेजिंडा क्या होती है, ये स्थानांतरित कृषियों के नाम नहीं है। सूची 1 और सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे दे रखी फसलें और मुख्य उत्पादक क्षेत्र दे रखा है। जैसे नारियल है, तो नारियल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपको ये बताना है। तो ये कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा नारियल, इक्वाडोर में। तो पहले का थर्ड आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा मेरा ऑप्शन आ जाएगा सी। जैसे केला है, तो केले का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, पापुआ न्यू गिनी में। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, केन्या में। और चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, सेनेगल में। फिर देखो देश दे रखा है और तेल क्षेत्र दे रखा है कि किस देश में कौन सा तेल क्षेत्र। जैसे ईरान का भी हमने पढ़ा था, ईरान का क्या आएगा, दमाम। तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो देखो एक ही ऑप्शन से सही हो गया, मेरा सी आंसर आ जाएगा। फिर इराक, इराक का अपना, इराक का क्या आ जाएगा, किरकुक। फिर कुवैत का क्या आ जाएगा, मस्जिद सुलेमान। और सऊदी अरब का क्या आ जाएगा, बरगान। फिर निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है।
कि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। विकासशील जो देश होते हैं इनमें जनसंख्या वृद्धि दर, जैसे भारत एक क्या है विकासशील देश है, और अमेरिका यूरोप वाले देश क्या है विकसित देश, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ये बिल्कुल सही बात है, पहला कथन क्या है सही है। फिर दूसरा कारण, उसका कारण क्या दे रखा है, आर्थिक विकास का निम्न स्तर उच्च कुल प्रजनन दर की ओर ले जाता है। अगर आपके देश में विकास नहीं होगा तो उच्च प्रजनन दर की ओर ले जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या है देखो, ये है तो सही बात है, आर्थिक विकास का निम्न स्तर उच्च कुल प्रजनन दर की ओर ले जाता है, बात तो बिल्कुल सही है, किंतु ये इस बात को सही करता है, ये गलत है। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, ए और आर दोनों सत्य के, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर देखो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों बड़े पैमाने पर लकड़ी का निर्यात करते हैं। पहली बात दे रखी जो दक्षिण पूर्व वाले देश है, जिसे आप देखो जो आसियान देशों को जिनके बारे में पढ़ोगे आप, ये दक्षिण पूर्व वाले देश ये लकड़ी को निर्यात करते हैं, ये कथन दे रखा है, ये बिल्कुल सही बात है। इन देशों में बड़े बंदरगाह भी है, तो सीधी सी बात है बड़े बंदर हो तभी तो बड़े स्तर पे क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे दे रखा है हमें औद्योगिक क्षेत्र, और यहाँ पे दे रखा है देश, तो हमें ये क्या करना है, मिलान करना है। जैसे किंकू, ये किंकू कहाँ पे पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। लोरेंस आपने अमेरिका में पढ़ा होगा, ये क्या है, कोयला क्षेत्र। तो लोरेंस दूसरे का क्या आ जाएगा, दूसरा मिडलैंड्स कहाँ पे आ जाएगा, ये यूके में आ जाएगा। ये मिडलैंड्स कहाँ पे आ जाएगा, फ्रांस में आ जाएगा। और न्यू इंग्लैंड कहाँ पे आ जाएगा, यूके में आ जाएगा। मतलब हमारा ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ब्राजील इथेनॉल का अग्रणी उत्पादक देश है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना, और गन्ने से क्या बनाया जाता है, इथेनॉल। वर्तमान में भारत में भी इथेनॉल बनाने की बात चल रही, इसलिए भारत में भी गन्ने की कृषि, और ऐसी कृषि जो जिससे हम क्या बना सकते हैं, बायोडीजल, इस पे भी भारत सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो सीधी सी बात है, ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना होता है, तो गन्ने में तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे इथेनॉल का उत्पादक है, बिल्कुल सही बात। यह दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है, किंतु ये इस बात को स्पष्टीकरण करता है, ये बिल्कुल सही बात नहीं। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी, ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे दे रखा उद्योग, यहाँ पे दे रखा केंद्र, तो कौन सा उद्योग कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे लोहा और इस्पात कहाँ पे लगा है, ट्यूरिन एक जगह है। फिर जहाज निर्माण, तो जहाज निर्माण कहाँ पे आ जाएगा, ये टाइपे कहाँ पे, ताइवान। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आ जाएगा, मॉन्ट्रियल। और ऑटोमोबाइल कहाँ पे आ जाएगा, पिट्सबर्ग में। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हमारे पास है कि वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय विकास में असमानता है। क्षेत्रीय विकास, क्या विश्व के सभी स्तरों का बराबर विकास हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। असमानता है कि नहीं, किसी क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ है, किसी क्षेत्र का विकास कम हुआ है। हम भारत के संदर्भ में भी समझ सकते हैं इसको, और विश्व के संदर्भ में इसको समझ सकते हैं। और प्रत्येक देश के भीतर भी ये बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कारण क्या दे रखा है, ऐसी असमानता मुख्य रूप से पर्याप्त कौशल श्रमिक की कमी के कारण है। क्या है, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि पर्याप्त कुशल श्रमिकों की कमी है, इसके कारण नहीं हुआ है ये, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके कारण है। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, ए और आर दोनों सत्य, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लौह एवं इस्पात केंद्र और देश दे रखे हैं। ये लौह इस्पात के केंद्र है, और कौन सा केंद्र किस देश में पाया जाता है ये हमें बताना है। तो जैसे कि क्वीनलैंड, अभी हाल थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, क्लीवलैंड कहाँ पे पाया जाता है, ये यूएसए में। फिर देखो एसन कहाँ पे, कनाडा में। हैमिल्टन कहाँ पे, हैमिल्टन कहाँ पे, कनाडा में। तो सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। और तुला कहाँ पे आ जाएगा, ये रूस में। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों। फिर अगला हम प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे शेर दे रखा है और महत्वपूर्ण उद्योग दे रखा है कि कौन सा शेर किस उद्योग से संबंधित है। तो देखो संघाई कहाँ पे आप, तो संघाई किस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र कपड़ा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो पहले का थर्ड आ गया। फिर देखो शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। तो किसके लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दूसरे का दूसरा आ जाएगा। फिर सेफिल्ड कहाँ पे है, ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और योकोहामा है जापान में, जापान जहाज निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर देखो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सार औद्योगिक क्षेत्र। अब देखो सार औद्योगिक क्षेत्र हमने पढ़ा भी जर्मनी में, तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो क्या आ जाएगा, पहले का दूसरा। तो पहले का सार औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे आ जाएगा, ये जर्मनी में। पहले का दूसरा, मतलब ए मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर।
न्यू न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, यूएसए में। फिर दक्षिण ट्रांसवाल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, फोर्थ दक्षिण अफ्रीका में। ट्रांसलैंड कहाँ पे, दक्षिण ट्रांसवाल कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। और केंटन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे, ये चीन में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ए। ये भी देख सकते हो आप, प्रमुख खनिज और क्या देख सकते हो, खदान। जैसे हीरा है, तो हीरा कहाँ पे प्रमुख है, ये आपको पता होगा, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो किम्बरले पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। कोयला देख लो आप, कोबाल्ट, कोयला कहाँ पे पाया जाएगा, सार क्षेत्र में। दूसरे का क्या आ जाएगा, चौथा। तो पहले का दूसरा, दूसरे को चौथा, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर मेरा बी। बी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। और क्षेत्र को आप मिला सकते हो, अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे दे रखे हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो देखो, फसलें सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, जैसे गेहूं, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है, चीन। पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो पहले का दूसरा आ जाएगा मेरे पास। फिर है कपास, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो भारत। फिर गन्ने का क्या आ जाएगा, ब्राजील। चाय का क्या आ जाएगा, चीन। रहेगी बात। तो पहले का दूसरा आ जाएगा, और कपास का क्या आ जाएगा, आपको याद रखना है। कपास का भी ध्यान रखो अभी। ब्राजील का ध्यान रखो, ब्राजील गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पे आ जाएगा। तो बी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। कपास का क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। और गन्ने का क्या आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, चाय का चीन। बी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो, निम्नलिखित तो कौन से फंड संसाधन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंड रिसोर्सेज। तो कोयला फंड है हमारे पास। तो कोयला, तांबा, पेट्रोलियम और वन। तो कौन से सही उत्तर का हमें क्या करना चाहिए, तो पहला और चौथा क्या है हमारे पास, फंड संसाधन है, जिसको हम बना सकते हैं। क्या तांबा है, पेट्रोलियम, इनको बना सकते नहीं। कोयला, वन अगर बनाएंगे तो वन से क्या बनेगा, कोयला। ये फंड संसाधन है। फंड मतलब सीमित है हमारे पास। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। तो देखो, यहाँ पे क्या की जाती है, जैसे क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाती है, हमें ये बताना है। तो देखो, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि कहाँ पे की जाती है, ये आपको बताना है। फिर देखो, खानाबदोश पशुपालन कहाँ पे किया जाता है, पशुपालन कहाँ पे किया जाता है। और मछली पकड़ना और शिकार करना ये पे कहाँ पे किया जाता है, ये आपको सारी चीजें बताना है। तो किस क्षेत्र में कौन सी कृषि की जाएगी, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप बताइए मुझे, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, स्थानांतरित कृषि कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे की जाएगी, टुंडा खानाबदोश पशुपालन किया जाएगा टुंड्रा प्रदेशों में, क्योंकि बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर की जा सके। तो खानाबदोश पशुपालन कहाँ पे किया है, टुंड्रा। तो बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो बी का थर्ड आ जाएगा, तो पहले ये इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी सब आप मिला लेना। फिर अगला प्रश्न है कि दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चीन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा, पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा। तो पहले का दूसरा तो मतलब हमारा बी आंसर हो गया। और देख लीजिए आप, फिर क्या है अगला, अगला क्या है, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो भारत है। तो दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील है। दुनिया में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, यूएस है। क्या जाए मेरा करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये क्षेत्र दे रखे जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, तो लोहा और इस्पात कहाँ पे पाया जाता है, ये अभी हमने पढ़ा था अमेरिका के अंदर, क्लीवलैंड। अमेरिका में पढ़ा ना, यूएसए में क्लीवलैंड। तो लोहा और के लिए तो पहले का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो पहले का थर्ड आ जाएगा मेरे पास। फिर देखो, जहाज निर्माण, तो जहाज निर्माण हमने क्या पढ़ा था, याकोहामा। तो चौथा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, जहाज निर्माण क्या पढ़ा था, याकोहामा जापान में। ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल के लिए आया था अटलांटा, ये यूएसए में। और ऊनी कपड़ा के लिए क्या है, क्या है, ब्रेडफोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ए। हमारे पास लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, उससे संबंधित क्या दे रखे हैं, देश। जैसे जल विद्युत है, तो जल विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, आपको ये पता करना है। जल विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, आप 2 मिनट देख लीजिए। जैसे परमाणु ऊर्जा है, किस इनमें से किस देश के पास परमाणु ऊर्जा है, आप देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए जो ज्यादा एग्जैक्ट करेक्ट हो। तो देखो, परमाणु ऊर्जा किस देश के पास है, क्या कांगो लोकतांत्रिक देश के पास है, क्या पोलैंड के पास है, क्या इराक के पास है, नहीं, सिर्फ फ्रांस के पास है। तो डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो एक ही ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है। फिर देखो, जल विद्युत सबसे ज्यादा क्या क्या है, कांगो लोकतांत्रिक में आपने एक बांध का नाम पढ़ा होगा, करीबा बांध, जो कांगो नदी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जल विद्युत का सबसे ज्यादा क्या है, जल विद्युत। अफ्रीका में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन कौन, ये कांगो लोकतांत्रिक
गणराज्य ही करता है। तो जल विद्युत क्या आ जाएगी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहले का क्या आ जाएगा, दूसरा, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। फिर दूसरा क्या आएगा, कोयला, कोयला कहाँ पे आ जाएगा, पोलैंड में, और पेट्रोलियम कहाँ आ जाएगा, इराक में, और परमाणु ऊर्जा क्या आ जाएगी, फ्रांस में। तो क्या आ जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।